नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लोक प्रशासन के सिद्धांत। जैसे कि हम जो है हमारा पेपर 2 चल रहा है, एमपीपीएससी मेंस के अंतर्गत पेपर 2 चल रहा है। पेपर 2 के अंतर्गत पार्ट ए चल रहा है और पार्ट ए के अंतर्गत हमारी 5th यूनिट चल रही है, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं और नवीन लोक प्रशासन के बारे में हमने इसके पहले बात किए थे। और अब बात करेंगे हम लोक प्रशासन के सिद्धांत के बारे में। सिद्धांत मतलब एक प्रकार से थ्योरी हम बोल सकते हैं, थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। इसके पहले के सारे लेक्चर आपको कहाँ मिल जाएंगे? प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। और आप टेलीग्राम चैनल में भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको सारे लेक्चर जो है मिल जाएंगे। इसके अलावा आप जो है डिस्कशन बॉक्स है या डिस्कशन जो चैनल के नीचे यानी वीडियो के नीचे होता है उसमें आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, तो उससे आप जुड़ सकते हो, ठीक है। उसमें आपको उत्तर लेखन ग्रुप भी मिलेगा, तो उसमें भी आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी फ़ायदा होगा, आपके ही जो पढ़ाई है उसको एक सही रूप मिलेगा। आप इसमें जुड़ जाओगे तो कुछ क्वेश्चन है तो भी वो उसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करोगे तो उसका जो है डाउट क्लियर आपको वहाँ कर दिया जाएगा तुरंत, ठीक है। तो इस प्रकार आप लेकर चलेंगे। तो यहाँ देखिए, आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए लोक प्रशासन के सिद्धांत के अंतर्गत यानी थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम अगर बात करें लोक प्रशासन की, तो लोक प्रशासन के समग्र अध्ययन के लिए जो है लोक प्रशासन के सिद्धांत को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसलिए हम जो है लोक प्रशासन के सिद्धांत के बारे में अच्छे से जानेंगे। सिद्धांतों की व्याख्या जो है विचारधाराओं की अभिव्यक्ति से होती है और अनेक सिद्धांत जो उपागम होते हैं, अप्रोच होती है, और जो विचारधारा होती है उसका संबंध संगठन की रचना एवं उसके जो विभिन्न कार्य है उससे होता है, जिसको अनेक प्रकार से अधिकारियों जो कर्मचारी होते हैं अधीनस्थ, ठीक है, उनके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इन सिद्धांतों की अगर बात करें तो उसमें जो है विचार को एवं जो विद्वान होते हैं उनके अनुभव और जो प्रशासनिक वातावरण होते हैं उसके निरीक्षण और पर्यवेक्षण से जो विश्लेषण होता है उसकी जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जो जानकारी है, जानकारी प्राप्त किया जा सकता है या की जाती है। लोक प्रशासन के सिद्धांत के जो शास्त्रीय सिद्धांत है, जैसे इसके अंतर्गत हमको बहुत सारे जो वैज्ञानिक है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ मैं बताता हूँ आपको। जैसे विद्वान है, मतलब प्रशासन से संबंधित आपको विद्वान देखने को मिलेंगे बहुत सारे, जिनके बारे में हमने पढ़ा है। तो फ्योल देखने को मिलेगा, ठीक है, एक जो है विद्वान वो देखने को मिलेंगे फ्योल। एक और विद्वान देखने को मिलेंगे गुलिक, लूथर आपने नाम सुने होगा। इसके अलावा एक और विद्वान का नाम सुने होगा आपने, उर्विक, ठीक है। तो ये कुछ विद्वान देखने को मिलते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत जो है वो दिया है टेलर महोदय ने, ठीक है। नौकरशाही सिद्धांत आप देखने को मिलेगा, वेबर ने दिया है, वेबर महोदय ने दिया है। मानव संबंधी जो सिद्धांत है वो आपको मेयो के द्वारा देखने को मिलेगा, मेयो मतलब एल्टन मेयो के द्वारा देखने को मिलेंगे। और व्यवस्था दृष्टिकोण का जो सिद्धांत है वो बर्नार्ड ने दिया है। तो ये चीज़ें हमने जो है इन वैज्ञानिकों के नाम पहले देख चुके हैं, ठीक है। इन सभी का अध्ययन हमको देखने को मिलता है सिद्धांत के अंतर्गत। और शास्त्रीय जो सिद्धांत है, जैसे कि बात करें हमने शास्त्रीय सिद्धांत के बारे में, तो शास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया है? शास्त्रीय सिद्धांत आपको देखने को मिलेगा ये 3 व्यक्ति ने दिया है। किसने? फ्योल, गुलिक और उर्वक के द्वारा दिया गया है, उर्विक के द्वारा, तीनों ने दिए है। तो इसके अंतर्गत क्या बोला गया है? इनके द्वारा बोला गया है कि जो एक प्रकार से संगठन है, संगठन के सर्वाधिक जो प्राचीन विचारधाराओं है उसको ही एक प्रकार से शास्त्रीय सिद्धांत बोला गया है। यानी कि जो प्राचीन विचारधारा थी संगठन है उसकी, तो यहाँ पे उनको एक प्रकार से शास्त्रीय सिद्धांत बोला गया है। और इसे यांत्रिक दृष्टिकोण भी कहा जा सकता है। यह परंपरागत जो विचारधारा उस पर आधारित होता है। शास्त्रीय सिद्धांत के हेनरी फ्योल जो है, जो लूथर, गुलिक है और उर्विक है, इनके प्रमुख समर्थक माने जाते हैं ये तीनों व्यक्ति। यह सिद्धांत अव्यक्तिकता जो है, कार्य विभाजन, पद सोपान एवं दक्षता पर अधिक बल देता है। तो कौन सा है ये शास्त्रीय सिद्धांत जिसका समर्थक है? फ्योल, गुलिक और उर्विक। इसके अलावा हेनरी फ्योल का भी योगदान हमको देखने को मिलता है। हेनरी फ्योल मतलब ये व्यक्ति, इनका काफ़ी योगदान देखने को मिलता है, ठीक है। लोक प्रशासन से संबंधित अगर बात करें तो इनका काफ़ी योगदान हमको देखने को मिलता है। और ये फ्रांसीसी इंजीनियर थे, यानी कि एक प्रकार से अगर देखें तो ये फ्रांस के थे और फ्रांसीसी इंजीनियर हेनरी फ्योल, उनको शास्त्रीय सिद्धांत का जनक भी माना जाता है। शास्त्रीय सिद्धांत का जनक इनको माना जाता है, हेनरी फ्योल को। इनकी महत्वपूर्ण रचना की अगर बात करें तो जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जो कि 1916 में प्रकाशित हुई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है कि अब हमारे सामने प्रशासन के कई नहीं बल्कि मात्र एक विज्ञान है जो समान रूप से शासकीय एवं गैर शासकीय सभी मामलों में लागू किया जा सकता है। हेनरी फ्योल ने शास्त्रीय सिद्धांत में लोक प्रशासन के एक प्रकार से 14 सिद्धांतों का यहाँ पर वर्णन किया है। तो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हमको देखने को मिलते हैं इनके अनुसार। तो इनके अनुसार हमको बहुत सारे सिद्धांत यहाँ देखने को मिलते हैं। जैसे कि मुख्य रूप से अगर देखें तो हमको देखने को मिलता है कार्य विभाजन का सिद्धांत, ठीक है, अनुशासन का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे विस्तार से। तो ये सारे देखने को मिलते हैं। पर यहाँ हम देखें
मतलब पूरा एक प्रकार से निष्कर्ष के रूप में तो हमको निकल कर आते हैं यहाँ लोक प्रशासन के कुछ सिद्धांत जो हम देखेंगे विस्तार से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए राजनीतिक निर्देश का जो सिद्धांत है, लोक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, सामाजिक आवश्यकता का सिद्धांत है, कार्यकुशलता का सिद्धांत है, जनसंपर्क का सिद्धांत है। इसके अलावा देखें तो विकास एवं संगठन का सिद्धांत, फिर विकास एवं प्रगति का सिद्धांत, फिर अन्वेषण अथवा जो है अन्वेषण का सिद्धांत हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए इनके बारे में हम एक एक करके यहाँ पर जानते हैं जो सिद्धांत है उसके बारे में। सबसे पहली बात करें तो पॉलिटिकल जो डायरेक्शन थ्योरी है, यानी कि राजनीतिक जो निर्देश का सिद्धांत है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या देखने को मिलता है हमको, जो लोक प्रशासन है उसको एक ऐसे अभिकरण या फिर हम बोल सकते हैं एक ऐसी एजेंसी मतलब होता है एक अभिकरण के रूप में कार्यशील रहना चाहिए। जैसे कि राजनीतिक जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका मतलब होता है आप देख सकते हैं जो नियमों कानूनों को एग्जीक्यूट करने का काम करती है, एग्जीक्यूटिव जिसे बोलते हैं। तो राजनीतिक कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य करता हो और उसके प्रति उत्तरदायी हो, मतलब एक ऐसी एजेंसी के रूप में काम करना हो, ऐसी एजेंसी के रूप में काम करना चाहिए किसको, लोक प्रशासन को, जो कि राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत हो और उसी के लिए जो है उत्तरदायी हो। और कार्यपालिका किसके लिए उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका जो होती है जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। राजनीतिक कार्यपालिका के नियंत्रण में नीतियों का अनुपालन करना लोक प्रशासकों का कर्तव्य होता है, तो कार्यपालिका के अंतर्गत ये होना चाहिए। और जो प्रशासकीय संगठन सामान्यतः दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य करता है और इसके पास स्वयं का कोई उपक्रम नहीं होता है, और यदि होता भी है तो केवल उन विषयों के बारे में जो ऐसे एक प्रकार से जो हाई लेवल की जो कार्यपालिका होती है इसके द्वारा सौंपी जाती है। मतलब इनके पास में कुछ इस प्रकार से देखें तो कुछ उपक्रम या जो है कुछ साधन नहीं होते हैं, सभी प्रोवाइड किए जाते हैं किसके माध्यम से, कार्यपालिका के माध्यम से प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा प्रशासन जो होती है एक प्रकार से स्थायी कार्यपालिका है। स्थायी कार्यपालिका क्यों बोला जाता है, जैसे मान लीजिए कलेक्टर है, ठीक है, कलेक्टर है, डेप्यूटी कलेक्टर है, ये हर 5 साल में नहीं बदलते, परंतु उसी की तर्ज पर अगर देखें तो राज्य के लेवल पर चीफ मिनिस्टर है और अन्य जो इसी से रिलेटेड राजनीतिक जो नेता होते हैं वो हर 5 साल में चुनाव के दौरान बदल दी जाते हैं। तो ये अस्थायी कार्यपालिका होती है और कलेक्टर हो गया, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हो गए, प्रशासक हो गए, वो स्थायी कार्यपालिका की श्रेणी में आते हैं। जैसे आप भी एक जो है डेप्यूटी कलेक्टर या फिर जो भी आप अधिकारी बनने की जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हो वो भी आप स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत ही काम करेंगे। इसे अस्थायी राजनीतिक कार्यपालिका के संरक्षण में कार्य करना होता है, मतलब जो भी पॉलिटिशियन होते हैं उनके अंतर्गत जो स्थायी कार्यपालिका है वो वर्क करती है, उन्हीं के द्वारा इनको पावर मिलती है। इसका यह स्वाभाविक निष्कर्ष है कि प्रशासकीय कर्मचारियों को राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय भाग लेने से बचना चाहिए, यानी कि किसी विशेष दल से संबंधित नहीं होना चाहिए जो प्रशासक होते हैं, नहीं तो जनता के लिए एक प्रकार से हितकारी नहीं होगा, अहितकारी हो जाएगा। भारत में जो प्रशासकीय कर्मचारी है उसको भी राजनीति में सक्रिय भाग लेने का निषेध होता है, ठीक है, भारत में भी मतलब जो निषेध हमको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से देखिए आप, यहाँ पे हमने राजनीतिक निर्देश का सिद्धांत देखे लोक प्रशासन का। अब इसके बाद हम देख सकते हैं नेक्स्ट जो सिद्धांत देखने को मिलता है हमको, जो है उत्तरदायित्व का सिद्धांत, यानी कि हम बोल सकते हैं थ्योरी ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, यानी कि उत्तरदायित्व या एक प्रकार से जिम्मेदारी का जो सिद्धांत है वो हमको यहाँ देखने को मिलता है। तो फाइनली हम अगर देखें तो लोक प्रशासन का जो अंतिम उद्देश्य होता है वो जनता की जो सुविधाएं है उसके लिए एक प्रकार से उस जनता की जो हित है उसको साधना होता है, जनता के हित के लिए काम करना होता है, अंतिम उद्देश्य लोक प्रशासन का होता है। तो हम देख सकते हैं तो वह अंतिम रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लोक प्रशासन जो होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है, जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। राजनीतिक कार्यपालिका के द्वारा लोक प्रशासन का उत्तरदायित्व जनता के जो है प्रतिस्थापित होता है और लोक प्रशासकों को स्वयं को जनता का स्वामी नहीं मानना चाहिए। लोक प्रशासन को जनता का स्वामी नहीं बल्कि क्या मानना चाहिए, जनता का सेवक मानना चाहिए। ये चीज़ यहाँ देखने को मिलना चाहिए। ये सिद्धांत एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है और उनका यह कर्तव्य भी होना चाहिए कि वे जनता की कठिनाइयों को दूर करें और जनता की समस्याओं का समाधान करें, मतलब उसके लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, सदैव तत्पर रहना चाहिए। यही कारण है कि प्रशासकीय जो कार्य है उसके व्यापक अभिलेख रखे जाते हैं, ताकि यदि व्यवस्थापिका जो होती है यानी कि जो कानून बनाने का काम करती है अथवा अन्य कोई जो प्रश्न है उस पर अगर जो प्रश्न उठते हैं तो प्रशासकीय कर्मचारी प्रमाणित उत्तर दे सके, इसलिए यहाँ पे सारे रिकॉर्ड यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से रखे जाते हैं। लोक प्रशासकों से यह भी अपेक्षित होता है कि वे जनता के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार करें, किसी वर्ग अथवा व्यक्ति के साथ पक्षपात न करें। ऐसा करने पर ही लोक प्रशासन जन विश्वसनीयता अर्जित कर सकते हैं। तो लोक प्रशासन जो है जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ना वो उनका स्वामी नहीं बल्कि उनके सेवक समझे जाने चाहिए, ठीक है, सेवक के रूप में काम करने चाहिए, क्योंकि उन्हीं के लिए जो है उनकी यहाँ पे नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा सामाजिक आवश्यकता का सिद्धांत नेक्स्ट देखने को मिलता है, यानी कि थ्योरी ऑफ सोशल नेसेसिटी, ठीक है। तो सामाजिक आवश्यकता का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत हमको क्या देखने को मिलता है, जो लोक प्रशासन है जनता के हित के लिए है, मतलब फिर यहाँ पे देखें
जनता के हित की बात हो रही है। तो ले देखे बात हो रही है जनता के हित, यानी जनता के जो मूल्य है उसकी रक्षा करना होता है, जनता के मूल्य परक होना चाहिए। ठीक है, लोक प्रशासन जनता के हित के लिए है, अर्थात अगर हम बोलें तो उसका उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए। लोक प्रशासन को सभ्यता और संस्कृति का रक्षक तथा शांति और व्यवस्था बनाए रखने वाला होना चाहिए। और यही एक प्रकार से हम कहें तो इसलिए इसको एक प्रकार से सामाजिक यांत्रिक संगठन का केंद्र और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के सिद्धांत का आचरण उसके द्वारा किया जाता है। लोक प्रशासन के सिद्धांत को अंतिम कसौटी मतलब उसकी एक अंतिम कसौटी होती है। अंतिम कसौटी यह होती है कि वह जन आकांक्षाओं के कितने अनुरूप है। तो ये भी एक प्रकार से कसौटी होती है कि वो जनता के हित के लिए काम कर रहा है या जनता के अहित के लिए काम कर रहा है, मतलब किसी विशेष दल से संबंधित नहीं होना चाहिए। योजना बना लेना आसान होता है, लेकिन उनका वास्तविक महत्व तो क्या होता है, क्रियान्वयन और ईमानदारी और कुशलता में होता है। मतलब योजना तो किसी के द्वारा बनाई जाती है, जैसे मोदी गवर्नमेंट के द्वारा कितनी सारी योजना बनाई जाएगी, परंतु निचले लेवल तक पहुँचते पहुँचते उनका जो है एक प्रकार से क्षरण हो जाता है, या फिर उनका जो है वो बहुत कम ही लेवल पर वहाँ पहुँच पाती है, निचले लेवल पर। तो मतलब क्या है, योजना बन जाती है, उनका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता, एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। तो क्रियान्वयन, ईमानदारी और कुशलता में ही योजना जो है वो मतलब सही रूप में सिद्ध होती है। तो योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन द्वारा वह देश और समाज को लाभान्वित कर सकता है। सामाजिक प्रगति के संदर्भ में लोक प्रशासन की जो मात्रात्मक सफलता है उसकी अपेक्षा गुणात्मक सफलता अधिक महत्वपूर्ण समझी जाती है। तो ये सारी चीज़ हमको देखने मिलती है सामाजिक आवश्यकता के सिद्धांत में। तो हमने 3 देखे, राजनीतिक निर्देश का सिद्धांत, लोक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, सामाजिक आवश्यकता का सिद्धांत। अब इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 4थे नंबर पर, यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए कार्यकुशलता का सिद्धांत। तो कार्यकुशलता का सिद्धांत यानी कि हम बोलें तो थ्योरी ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है, कितना कार्यकुशल है, कितना कार्य सक्षम है। तो ये सारी चीज़ें सक्षम वो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो लोक प्रशासक होते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर जो भी होते हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है, उनसे उम्मीद की जाती है कि वे अधिक से अधिक रूप से कार्यकुशल बने। कार्यकुशल बनेंगे तो ही अपने एक प्रकार से विवेक से सही निर्णय ले पाएंगे, सही हित में काम, मतलब जनता के हित में काम कर सकेंगे, ठीक है, और युक्ति एवं जो विवेक से वो काम लेंगे तथा अपनी कार्य क्षमता को इतना बढ़ाएं कि वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति अच्छे से हो पाए। प्रशासनिक कार्यकुशलता का विकास करने के लिए जो प्रशासन है उसमें काफ़ी एक प्रकार से संभव रूप में स्थिरता लाई जाए, जल्दी से जल्दी क्या हो, परिवर्तन की नीति को छोड़ा जाए। साथ ही हम देखें तो जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं उनके कर्तव्यों का स्पष्ट एवं निश्चित निर्धारण किया जाना चाहिए। तो जो अधिकारी है उनके कर्तव्य और जो एक प्रकार से जो उनके जो भी मतलब जिम्मेदारी होती है उनको स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए। प्रशासक जो अप्रोच है, उपक्रम है, उसकी स्थापना की जाए। साथ में जो पदोन्नति होती है, प्रमोशंस होते हैं, उनमें न्याय संगत प्रणाली का उपयोग किया जाए, उनमें भर्ती के लिए न्याय संगत प्रणाली का उपयोग किया जाए। आज की डेट में आपने देखा होगा बहुत सी जगह इस प्रकार का भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, जहाँ पर पैसों के बल पर नियुक्तियाँ की जाती है, मतलब उस व्यक्ति में क्वालिटी होती ही नहीं है और उस व्यक्ति को उस पद पर बैठा दिया जाता है। तो ऐसी विभिन्न प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। हालांकि वर्तमान में आप देख सकते हैं डिजिटल जो है युग आप देख सकते हैं, तो कोई भी इस प्रकार की रिकॉर्डिंग करके कोई भी चीज़ें यहाँ पे सोशल मीडिया में अपलोड कर देता है, इसके कारण इस चीज़ में जो है कमी भी देखने को मिलती है। तो ये दोनों चीज़ हमको यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा देखें तो जो है बहुत सारी चीज़ें, उत्तरदायित्व एवं शीघ्रता आदि के लिए पदाधिकारियों को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर कार्यकुशलता में उनकी वृद्धि देखने को मिलेगी और वो सही ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। इसके अलावा कम से कम व्यय पर अधिक से अधिक कुशलता और कार्य क्षमता के सिद्धांत का आचरण किया जाए, ताकि हमको मतलब जो है काफ़ी फायदा हो यहाँ पे। और प्रशासनिक कार्यकुशलता बहुत कुछ राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका के पारंपरिक संबंध पर आश्रित होती है। यदि दोनों के संबंध मधुर होते हैं, ठीक है, स्थायी और अस्थायी कार्यपालिका, राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका के, तो एक प्रकार से समन्वय और जो उनके संबंध है एक प्रकार से मधुर होते हैं, तो प्रशासन की गाड़ी सुचारू रूप से चलती है। परंतु दोनों के बीच में खटपट होती है, यानी कि स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका के बीच में टकराहट होती है, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है यहाँ पर। और यह उचित है कि भर्ती की समुचित व्यवस्था की जाए, राजनीतिक कार्यपालिका के निर्देश और उसकी जो नीतियाँ है उसमें स्पष्टता बढ़ती जाए। राजनीतिक कार्यपालिका नीति निर्धारण में स्थायी कार्यपालिका के कुशल जो कर्मचारी है उससे परामर्श ले, उनका सहयोग प्राप्त करे। कार्यकुशलता ही जो लोक प्रशासन है उसकी सफलता की कुंजी यहाँ मानी जाती है। तो कार्यकुशलता पर विशेष फोकस किया जाना चाहिए, ये कहलाता है लोक प्रशासन का चौथा सिद्धांत, यानी कि कार्यकुशलता का सिद्धांत। फिर बात करें नेक्स्ट, जनसंपर्क का सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी थ्योरी ऑफ पब्लिक रिलेशंस जिसे हम बोलते हैं। तो देखिए सुनिश्चित, यानी कि जो है एक प्रकार से निश्चित जो जनसंपर्क है लोकप्रिय प्रशासन की कल्पना के बिना यहाँ पे निरर्थक माना जाता है, ठीक है। लोक कल्याणकारी राज्य में लोक जो संपर्क है, यानी लोगों से जो संबंध है या वाद विवाद, मतलब एक प्रकार से कम्युनिकेशन है, उसका महत्व बहुत देखने को मिलता है।
प्रशासन के क्षेत्र में लोक संपर्क के कुछ मूलभूत उद्देश्य भी होते हैं। जैसे कि अगर बात करें हम, तो यहाँ पे हमको देखिए सरकार द्वारा कुछ जो अभियान चलाए जा रहे हैं आपको ध्यान में होगा, ठीक है। जैसे अल्प बचत या परिवार नियोजन से संबंधित जो अभियान है, उसमें जनसाधारण को सहयोग के लिए प्रेरित करना, मतलब उनको जागरूक करना इससे रिलेटेड, तो यहाँ पे काफ़ी फायदा होगा। जनसंपर्क लोक प्रशासन से ही संभव है। सरकारी नियम और कानूनों का पालन करने के लिए यहाँ पर प्रेरित किया जाए। सरकारी नीतियों के समर्थन के लिए जनता में प्रचार किया जाए ताकि सभी लोग जागरूक हो। तो इससे क्या होगा, काफ़ी जनसंपर्क में फ़ायदा होगा। और लोकतंत्रीय जो शासन प्रणाली है उसमें सरकार के लिए एक प्रकार से नितांत आवश्यक है कि वह समय समय पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर अपनी नीतियों से जो जनता है उसको अवगत कराए, मतलब समय समय पर उसको जागरूक करने का काम करते रहे। लोक शासन जो प्रणाली है, जनता के सतर्क और सक्रिय समर्थन के अभाव में इन नीतियों का परिपालन, मतलब नीति तो बना दी जाती है परंतु उनका जो है एक प्रकार से क्रियान्वयन तभी संभव है जब जनता का समर्थन हो। तो जनता के समर्थन के लिए उनका जो है उनसे संपर्क करना, अच्छे से उनको जागरूक करना ताकि नीतियों का पालन परिपालन करने में जो है कठिनाई महसूस ना हो, नीतियों का जो है पालन सही रूप से हो। और कई बार तो क्या देखने को मिलता है हमको, सरकार के आंतरिक तथा बाहर जो विरोधी होते हैं उसमें जवाबी प्रचार भी करना पड़ता है। इस प्रकार की भूमिका जो होती है लोक संपर्क को निभानी पड़ती है, लोक प्रशासन को यहाँ पे निभानी पड़ती है। और देखिए प्रशासन का एक मूल उद्देश्य जनता की आवश्यकताओं को समझना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना, मतलब जनता की जो आवश्यकता है उनको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए लोक प्रशासन को। लोक संपर्क के माध्यम से कठिनाइयों को खोजकर उनका उचित निदान करना चाहिए, उनको अधिक सुगम बनाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखें तो भारत के अंतर्गत अगर देखें लोक संपर्क के लिए जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय हमको देखने को मिलता है, एक मंत्रालय अलग देखने को मिलता है, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के जो अभी मंत्री है, ठीक है, इस जो मंत्रालय इसको कौन से मंत्री संभाल रहे हैं, अभी इनका नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। इनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की शाखाएं देखने को मिलती है। जैसे हमने उसमें जो है न्यूज़पेपर मीडिया के बारे में पढ़ा था, तो उसमें आकाशवाणी हमको देखने को मिलता था, पत्र सूचना कार्यालय, रजिस्ट्रार न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया, फिल्म डिवीज़न, प्रकाशन विभाग, विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय, ये हमने देखे थे वहाँ पे, फोटो डिवीज़न, संदर्भ तथा अनुसंधान विभाग और क्षेत्रीय प्रचार विभाग, ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है संपर्क विभाग के अंतर्गत। यानी संपर्क का सिद्धांत के अंतर्गत ये चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। किसके अंतर्गत, जो लोक प्रशासन का सिद्धांत है जिसके अंतर्गत हमने देखे जनसंपर्क का सिद्धांत, तो ये चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो हमको देखने को मिलता है संगठन का सिद्धांत। तो संगठन के सिद्धांत के अंतर्गत हमको देखें तो इसको बोला जाता है थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी इसको बोला जाता है। तो संगठन का मतलब क्या होता है, संगठन का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर काम करते हैं, ठीक है, एकजुट होकर, तो उसको बोला जाता है संगठन। संगठन मुख्य रूप से अगर देखें तो नॉन प्रॉफिटेबल भी होता है, प्रॉफिटेबल भी होता है। जैसे एनजीओ की बात करें तो वो भी एक प्रकार का है, नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन उसको बोला जाता है। तो एनजीओ भी एक प्रकार का संगठन है जिसके बारे में हमने पीछे जो लेक्चर है उसमें डिस्कस किए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी के अंतर्गत ही है, देखने को मिलेगा आपको 3rd यूनिट में, ठीक है। तो प्रशासन जो है एक सहकारी प्रक्रिया होती है। सहकारी मतलब एक प्रकार से मिलजुल कर सबको एक प्रकार से साथ में चलना किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए। इसमें अनेक व्यक्ति जो होते हैं पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार मिलकर कार्य करते हैं। योजनाबद्ध व्यवहार मतलब एक प्रकार से बहुत सारे जो व्यक्ति है वो आपस में मिलजुल कर यहाँ काम करते हैं, ठीक है। और योजनाबद्ध व्यवहार किसी संगठन की मूल विशेषता होती है। लोक प्रशासन जो है उसको सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए संगठन के सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। संगठन जैसे कि मैंने बताया था पोस्ट कॉप, जब सिद्धांत हमने देखे थे पोस्ट कॉप, तो पोस्ट कॉप में भी आपको एक संगठन देखने को मिलता है। तो देखिए प्लानिंग है, दूसरा जो ऑप्शन है आपको संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो पोस्ट कॉप सिद्धांत के आधार पर ही जो लोक प्रशासन होता है, तो किसी भी लोक प्रशासन को अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए संगठन को यहाँ पर संगठन का अनुसरण करना चाहिए, संगठन के सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। प्रशासकीय विभागों में पारस्परिक आदान प्रदान के साथ साथ समन्वय होना जरूरी है। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। संगठन में दो बातें सम्मिलित होती है, एक तो श्रम विभाजन और कार्य विशेषीकरण। दोनों की सफलता इस बात में होती है कि किसी भी कार्य के आते ही जनता और सरकारी कर्मचारियों को यह पता लग जाए कि उसका संबंध सरकार के किस विभाग या संगठन के किस हायरार्की या किस सोपान या किस पद सोपान से है। संगठन की सफलता के लिए आवश्यक है कि लाइन तथा जो स्टॉक होते हैं अभिकरण जो एजेंसी होती है उसमें स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। कोई भी प्रशासनिक क्रिया संगठन के बिना संचालित नहीं हो सकती, ये भी यहाँ ध्यान रखना होगा। प्रशासन और संगठन के बीच में अटूट संबंध है, ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो ये लोक प्रशासन का संगठन का सिद्धांत यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ देखिए दो और सिद्धांत देखने को मिलते हैं जिसे बोला जाता है विकास एवं प्रगति का सिद्धांत, और नेक्स्ट जो देखने को मिलता है अन्वेषण अथवा खोज का सिद्धांत। यहाँ देखिए एक जो अक्षर है वो मिस है,
अन्वेषण अथवा खोज का सिद्धांत। अन्वेषण खोज मतलब रिसर्च एक प्रकार से हम बोलें तो इस प्रकार से इसको बोल सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं यहाँ पे दो और के बारे में। ये लेक्चर थोड़ा छोटा रहेगा आपका, क्योंकि यहाँ देखिए आपको जो है सिर्फ सिद्धांत पढ़ाए गए हैं, सिद्धांत के बारे में हमने देखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे जो अवधारणाएं होती है, बेसिक सी चीज़ें जैसे शक्ति, सत्ता, उत्तरदायित्व, प्राधिकारी, ये सारी चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है 7वें नंबर का जो सिद्धांत है जिसके अंतर्गत हमको देखने को मिलता है विकास एवं प्रगति का सिद्धांत, अर्थात थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोसेसेस इसको बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए लोक प्रशासन जो है सामाजिक हित के साध्य की जो उपलब्धि है उसका साधन माना जाता है। तो जैसे साध्य मतलब होता है जिस एक उद्देश्य होता है, साध्य मतलब क्या होता है, एक उद्देश्य, उद्देश्य मतलब जिसकी प्राप्ति की जानी है, परंतु प्राप्त किस माध्यम से किया जाना है, एक साधन होता है। ठीक है, साधन के माध्यम से। तो जो लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन को क्या माना गया है, लोक प्रशासन को यहाँ पे साधन माना गया है जिसके थ्रू जो साध्य यानी जनता के भलाई के लिए, जनता के सुख सुविधाओं के लिए काम किया जा सके लोक प्रशासन के माध्यम से। तो लोक प्रशासन जो है सामाजिक हित के साध्य की उपलब्धि का साधन होता है। अतः स्वाभाविक रूप से अगर देखें तो वह सामाजिक प्रगति के साथ कदम मिलाकर चले और सामाजिक जो आवश्यकता है और परिस्थितियां उसके अनुरूप अपने स्वरूप, संगठन और प्रक्रियाओं में परिवर्तन एवं संशोधन के लिए हमेशा तैयार रहे। उसमें नए मूल्य जो होते हैं, वैल्यू होती है, और जो दृष्टिकोण होता है उसके अनुकूल ढलने का लचीलापन होना चाहिए, यानी कि वो एक प्रकार से क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंतर्गत होना चाहिए। सिद्धांत और जो व्यवहार होते हैं उसमें लोक प्रशासन यह मानकर चले कि लोक कल्याणकारी जो राज्य है उसमें उसका जो व्यापक दायित्व है और उसे जो है समाज की विभिन्न समस्याओं तथा आवश्यकताओं का निदान करते हुए देश को विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो एक प्रकार से अगर देखें तो लोक प्रशासन जो है सदैव वैज्ञानिक और मानवीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए पुराने जो घिसे पिटे तर्क है उसके स्थान पर नवीन पद्धतियों को प्रयोग में लाए, जिसे हमने बात करे थे नवीन लोक प्रशासन, तो उस प्रकार की यहाँ पद्धति देखने को मिले। तथा लोक संपर्क यानी कि जो पब्लिक रिलेशंस होते हैं उनका अधिक से अधिक विकास करे ताकि क्या हो, पब्लिक की समस्याओं का ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हो सके और उनके निदान के लिए हमको आसानी, मतलब लोक प्रशासन जो है, लोक अधिकारी है, लोक प्रशासकीय अधिकारी, उनको आसानी हो सके। अपनी गति और शक्ति बनाए रखने के लिए लोक प्रशासन सभी आवश्यक वैज्ञानिक और आधुनिक उपाय अपनाता रहे और अपनाना भी चाहिए उसको। वह राजनीतिक इंजन से बल प्राप्त करे और जो निकम्मा नौकरशाही होता है उसके आवरण को हटाकर लोकहित का जामा पहने। तो इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये सिद्धांत हमको देखने मिलता है विकास एवं प्रगति का सिद्धांत। विकास एवं प्रगति का सिद्धांत बोलता है कि हमेशा जो है लोक संपर्क बनाए रखे और उसको जनता के हित की भलाई के लिए एक प्रकार से साधन के रूप में यूज़ होना चाहिए, ना कि अपने विशेष या निजी फायदे के लिए यहाँ पे यूज़ होना चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे देखना चाहिए विकास एवं प्रगति के सिद्धांत के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट जो मिलता है हमको एक और जो सिद्धांत देखने को मिलता है जिसको बोला जाता है अन्वेषण अथवा खोज का सिद्धांत, रिसर्च हम बोल सकते हैं, एक प्रकार डिस्कवरी बोल सकते हैं, थ्योरी ऑफ एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी इसको बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए डिस्कवरी से मतलब होता है जो लोक प्रशासन होता है उसमें भौतिक विज्ञान की तरह प्रयोगशाला स्थापित नहीं की जा सकती, बल्कि मस्तिष्क और जो अनुभव होता है, मस्तिष्क मतलब हमारा दिमाग और अनुभव, मस्तिष्क को हम एक प्रकार से कंप्यूटर की भाषा में बोले सीपीयू है वो हमारा, ठीक है, उसी में सारी प्रोसेसिंग होती है। और जो अनुभव यानी कि जो एक्सपीरियंस होता है उसके द्वारा उसकी सामग्री अवश्य ही एकत्रित की जा सकती है, जिसके आधार पर कार्य उपयोगी जो निष्कर्ष है वो निकाले जा सके, प्रशासनिक कुशलता बढ़ाई जा सके और जो एक प्रकार से देखें तो प्रशासनिक उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में तेजी से अग्रसर किया जा सके। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ देखने को मिलती है। और भारत सरकार के अंतर्गत अगर बात करें तो जो दिल्ली है भारत की राजधानी, उसमें स्थित लोक प्रशासन संस्थान प्रशासकीय खोज के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा अपना योगदान दे रहा है, काफ़ी अच्छा प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। उसने अनेक खोज जो कार्यक्रम है और जो योजना है उसको संचालित करने में अपना जो है ध्यान केंद्रित किया है। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है सिद्धांत के अंतर्गत। तो हमने देखिए इसमें जो है कंप्लीट रूप में सिद्धांत के बारे में जाना है, जिसके अंतर्गत जो है बेसिक सी चीज़ें हमने जाने हैं, मतलब कुछ विद्वानों के द्वारा पहले देखिए शास्त्रीय सिद्धांत इसको बोला गया है लोक प्रशासन को, किसने बोला है, फ्योल, गुलिक, उर्विक के द्वारा बोला गया है। कुछ ने अलग अलग प्रकार के सिद्धांत दिए जैसे टेलर है, बेवर है, मेयो है, बर्नार्ड है, इनके द्वारा भी बोला गया है। शास्त्रीय सिद्धांत का जनक है फ्रांसीसी जो वैज्ञानिक है, जो इंजीनियर है, हेनरी फ्योल, इनको माना जाता है। 1916 में हमको देखने को मिलता है एक पुस्तक उनके द्वारा प्रकाशित की गई थी, ठीक है, जिसमें उन्होंने 14 सिद्धांतों का वर्णन किया है, जिसके अंतर्गत कार्य विभाजन का सिद्धांत और अलग अलग प्रकार से हमने देखे थे।
इसके बाद हमने जो है मुख्य रूप से जो कुछ सिद्धांत देखे हैं, जैसे अगर आपको क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन तो आएगा 11 नंबर का 200 शब्दों में, तो आपको इन जो संगठन के मतलब एक प्रकार से लोक प्रशासन के सिद्धांत है इनको आपको वर्णन करना है। कितने शब्दों में? 200 शब्दों में। तो आपके अपने अनुसार जो है थ्योरी जो नोट्स है आप बना सकते हो। मैंने सारी चीज़ आपको डिस्क्राइब कर दिया हूँ, तो उसके अनुसार आप अपनी नोट्स बनाइए और कोशिश करिए कि नोट्स आपकी बने कितने में? 11 नंबर वाले ही प्रश्न के अनुसार ही आपकी नोट्स बने, ताकि सेम टू सेम जाकर आप वहाँ छाप सको। छापने में आपको समय भी नहीं लगेगा, ठीक है। जब आपकी नोट्स आप 3-4 बार देखोगे तो आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको कराई जा रही है टेलीग्राम जो ग्रुप है उत्तर लेखन में, तो आपके लिए वो भी फायदे की चीज़ है। तो आप वहाँ भी अगर लोक प्रशासन के सिद्धांत के बारे में आपसे पूछा जाता है, हालाँकि पूछा ही जाएगा आगे, मैं ही उसको क्वेश्चन बनाऊँगा यहाँ पर, तो आपको लोक प्रशासन के सिद्धांत के अंतर्गत इंट्रो लिखना है। इंट्रो लिखने के बाद आपको मतलब जो भूमिका होती है वो लिखना है, मतलब इंट्रो को ही भूमिका बोला जाता है। लगभग कितने शब्दों में लिखना है? देखिए 200 शब्द है तो आपको लगभग जो है, जैसे 200 शब्द की अगर बात करें तो यहाँ आपको 30 शब्दों से 40 शब्दों में जो है भूमिका लिखना है। उसके बाद बाकी के बचे शब्दों में 20 शब्द के आसपास, 20 या 30 शब्द में आपको क्या लिखना है? निष्कर्ष। और यहाँ देखिए 30 और 30 ये हो गए 60, अब बचे कितने? 140 शब्द। तो 140 में आपको जो है पूरी बॉडी लिखना है। बॉडी के अंतर्गत आपको इन पॉइंट्स को लिखना है, इनको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करना है। तो इस प्रकार आपका जो है आंसर फ्रेम हो जाता है। तो ऐसे ही पैटर्न में आपको चलना है। तो यहाँ देखिए 11 नंबर के प्रश्न के अनुसार ही आपको इसको फ्रेम करना है नोट्स में अपनी, मतलब कीवर्ड के तौर पर नोट्स बनाना है। कीवर्ड बनाओगे तो आपके लिए फ़ायदा है, बड़ा लिखना है तो भी लिख सकते हैं और कम लिखना है, यानी कि अगर आपको सिद्धांत में 5 नंबर का आता है तो सिर्फ आप पॉइंट्स लिख दोगे और उनको थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में लिख दोगे। पॉइंट्स की हेडिंग भी नहीं डालना है, आपको नॉर्मली लिख देना है, क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ 5 या 6 लाइन में लिखना है, यानी कि 50 से लेकर 60 शब्दों में लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। और कम मतलब एक प्रकार से 50 शब्द चल जाएगा, 60 शब्द भी, तो इसके आसपास आपको घूमना है। ऐसा नाप कर नहीं देखा जाता है कि भाई अगर तौल कर देखा जाए तराजू में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, पर फिर भी अपनी लिमिट में रहें, अपन लिमिट क्रॉस ना करें। वर्ड लिमिट क्यों दिया उन्होंने? वर्ड लिमिट कुछ सोच कर ही दिया होगा कि आपको उतने ही में लिखना है। अनावश्यक लिखना हो तो कुछ भी लिख सकते हैं, पर अनावश्यक नहीं, वहाँ एक प्रकार से जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, मतलब जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है वही लिखना है, उसके अलावा बाकी की चीज़ें हमको वहाँ ध्यान नहीं देना है। नहीं तो एग्जामिनर जो होगा, परीक्षक जो होगा, वो आपकी कॉपी को एक तरीके से एवरेज नंबर देकर अलग कर देगा। तो आपको जो है एक प्रकार से जितना पूछा गया है ज़रूरत के अनुसार ही लिखना है। क्वेश्चन को पहले समझना है और फिर उसके बाद आंसर लिखना है। इसके बाद ये देखिए, यहाँ आपने जो है सारे सिद्धांतों के बारे में पढ़ा, तो ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट में हम देख सकते हैं, देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा अवधारणा से रिलेटेड, यानी कि देखिए हम देखेंगे शक्ति, सत्ता और प्राधिकारी, ये देखेंगे एक लेक्चर में। उसके बाद बाकी के जो लेक्चर है उसमें आपको उत्तरदायित्व में प्रत्यायोजन देखने को मिलेगा, जिसे डेलीगेशन बोलते हैं, ये सारी चीज़। उसके बाद संगठन के सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो है यहाँ पे तो कुछ 6 लेक्चर और यहाँ देखने को मिलेंगे, 6-7 लेक्चर, मतलब 6 लेक्चर आप बोल दीजिए। तो अभी हमारे कितने लेक्चर हो गए? अभी ये जो हमारे 5 या 6 लेक्चर हो गए हैं, लगभग 5 या 6 लेक्चर और आएंगे, मतलब 10-12 लेक्चर में आपकी जो पूरी 5वीं यूनिट है वो एंड हो जाएगी। तो इस प्रकार से लेकर चलना है। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े तो उसमें जुड़ जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उसमें उत्तर लेखन ग्रुप भी है, डिस्कशन ग्रुप भी है, तो सभी में आप जुड़ जाइए। उत्तर लेखन में आपको उत्तर लिखना है डेली की डेली, मेरे द्वारा उसका रिव्यू किया जाता है, अवलोकन किया जाता है, जो भी कमी होती है वो बताई जाती है। और डिस्कशन जो ग्रुप है उसमें आप हमसे जो है किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और अगर लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और अगर किसी प्रकार का डाउट है, किसी प्रकार की कमी है, तो सजेशन ज़रूर दें। सजेशन आप टेलीग्राम में भी दे सकते हैं, दूसरा आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, तो आपके पास में अलग अलग प्रकार के ऑप्शन हैं। उन सजेशन को ज़रूर यहाँ स्वीकार किया जाएगा, सुझाव को स्वीकार किया जाएगा अगर वैध होंगे तो, और नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।